गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका संभावित एग्जाम जो है दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम लोग अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को काफी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। और हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम में सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और ना समझने वाली ये चीजें कड़ी रहती हैं। तो इसको हम बहुत सरल शब्दों में बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रमाण के बारे में बात कर रहे थे। प्रमाण में आज हम लोग सबसे पहला प्रमाण हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्गीकरण। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्गीकरण। प्रत्यक्ष प्रमाण के वर्गीकरण में आज हम लोग देखेंगे कि लौकिक प्रमाण क्या होता है, अलौकिक प्रमाण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारे सामने हो और जिसको हम महसूस कर सके। लेकिन सामने हो और महसूस कैसे करेंगे, तो उसके लिए बताया गया है कि आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब कभी हम किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय चीज का हम आभास करते हैं, तो वही आपका प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष जो है मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होता है। पहला लौकिक होता है, दूसरा अलौकिक होता है। ठीक है ना, पहला लौकिक होता है, दूसरा अलौकिक होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनरी और अलौकिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग इसके नाम से जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है लौकिक जो है, ऑर्डिनरी जो है टू डिवाइडेशन में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आपका एक्सटर्नल होता है, दूसरा भाग आपका इंटरनल होता है। मतलब पहला भाग आपका बाह्य होता है, दूसरा आपका आंतरिक होता है। क्लियर। लेकिन लौकिक की हम लोग अन्य बुक्स में, अन्य किताबों में, टेक्स्ट बुकों में देखते हैं कि इसके जो है और भी भाग बताए गए हैं। इसके और भाग क्या है, दूसरी दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष के प्रकार। ठीक है, तो लौकिक प्रत्यक्ष के प्रकार जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से एक इनडिटरमाइंड है, इनडिटर्मिनेट है आपका। पहला क्या है, निर्विकल्पक है, दूसरा सविकल्पक है और तीसरा प्रतिभिज्ञा है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन रखने हैं और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं। जिसमें निर्विकल्पक को इनडिटर्मिनेट होता है, सविकल्पक डिटर्मिनेट होता है और प्रतिभिज्ञा आपका रिकॉग्निशन होता है आपका। ठीक, तो इसकी व्याख्या हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके पार्ट्स को, इसके डिवाइडेशन को हम लोग जान रहे हैं। फिर इसके बाद अलौकिक आता है। अलौकिक में सामान्य लक्षण आता है, जिसको परसेप्शन ऑफ क्लासेस कहते हैं। दूसरा ज्ञान लक्षण आता है, जिसको कॉम्प्लिकेशन हम लोग कहते हैं। और तीसरा योगज आता है, जिसको इंट्यूटिव कहते हैं हम लोग। क्या इंट्यूटिव कहते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने बात करी प्रत्यक्ष प्रमाण की, कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड होते हैं, तो दो भागों में डिवाइड होते हैं। फिर उसके अंदर भी उसके पार्ट्स होते हैं। यदि हम लोग दर्शन की बात कर रहे हैं, तो एक लौकिक जगत और एक अलौकिक जगत की भी हम लोग बात करते थे। लौकिक में आपका यहाँ पर था, अलौकिक में जो है परानुभूत की प्राप्ति होती थी। इसके हर एक पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भाग देता है ना। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हम लोगों को हमेशा परेशान करती हैं। तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको साफ कर दे, तब हम लोग बात करना शुरू करते हैं ना। करेंगे कि मान लो यहाँ पर प्रत्यक्ष में इसकी बात आ गई है, तो इसलिए हम लौकिक की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। लौकिक आखिर में होता क्या है। जो हमारा जीवन है, जो चीजें हम देख रहे हैं, जो भौतिक संसाधन है, जो चीजें हैं बिल्कुल आसपास, सही वो वर्ड शायद यूज किया। याद रखना, भौतिक संसाधन। लौकिक का मतलब आपने बिल्कुल सही बताया है। ये लाइन लिख लेना, जहां पर भौतिक की बात होती है वहां, और जहां पर लौकिक की बात होती है वहां भौतिक संसाधन होता है।
बिल्कुल सही पॉइंट, मतलब जी। ये पकड़ने वाली चीज थी। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसमें हम शुरू करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि जब, ध्यान से सुनिएगा, लिखने भी लिख लीजिएगा, जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण संपर्क होता है, जब इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण संपर्क होता है, तब उस प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। when the sense लिखेंगे, when the senses have normal contact with the object, then that direct then that perception is called ordinary perception। ठीक, क्या लिखेंगे इसको? लिखेंगे सर जब हिंदी इंद्रियों में के साथ लिखिए एक बार। लौकिक लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना, लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। पर जब ये लौकिक की बात हो गई तो यहाँ पर एक पॉइंट, एक कदम आगे बढ़ लेंगे, अलौकिक की क्या परिभाषा होगी? सेम जस्ट इस परिभाषा का उल्टा कर दीजिए आप। क्या होता है इसमें? कहते हैं कि जब इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ, ठीक है, जब वस्तुओं के साथ नहीं, हाँ वस्तु भी हो सकता है, वस्तु की जगह विषय भी लिख सकते हैं ना, कहीं अगर विषय लिखा हो तो विषय भी होता है। कहेंगे, इसमें कह रहा है कि जब इंद्रियों का संपर्क जो है सीधा साधारण तरीके से वस्तुओं या विषय के साथ होता है तो उसे हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन जब इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ असाधारण संबंध होता, असाधारण ढंग से संबंध होता है, मतलब सही, असाधारण का मतलब होता है कठिन तरीके से संबंध होता है, तो उसे हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये आत्मा क्या होती है, तो आप आत्मा को कैसे बताओगे? नहीं बता पाओ, क्यों? क्योंकि ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। कैसा है? ये इसमें आत्मा जो है लौकिक इसकी नहीं है, डेफिनेशन साधारण की जगह असाधारण लिख देंगे, यहाँ पर असाधारण लिख देंगे, ये अलौकिक की परिभाषा हो जाएगी। कहते नहीं, फिर ये आपका स्पिरिचुअल वर्ड होता है, एक फिजिकल वर्ड होता है, एक भौतिक संसार होता है, एक आध्यात्मिक संसार होता है, इन सब की बात करते ना। तो जो आध्यात्म की बात करता है, जब कभी हम लोगों ने दर्शन की बात करी है, उसमें ज्ञान में वो आपका तत्व मीमांसा की बात करिए, तत्व मीमांसा में इहलोक और परलोक की बात करी कि नहीं करी है? तो वहां पर वो होता है जिसके बारे में जानना थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब जिसके बारे में आपको मेहनत करना पड़ता है, वो अलौकिक वो होता है। अब अलौकिक प्रत्यक्ष में हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जब इंद्रियों का, ठीक, ये है। अब दोनों डेफिनेशन आपके सामने है, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब इतने पॉइंट्स हो गए तो अब हम लोग इसके एक कदम आगे चलेंगे, और एक कदम आगे चलने के बाद अब हम लोग इसकी पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बाह्य की बात करेंगे। बाह्य जो है आपका एक्सटर्नल परसेप्शन है, बाह्य होता है। दूसरा आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष, बाह्य होता है, और दूसरा आपका आंतरिक होता है। ठीक, कहीं कहीं आंतरिक के साथ इसको मानस भी बोलते हैं, आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष। ठीक, आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष बोलते हैं, इसको इंटरनल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब चलिए वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं, बाह्य की बात करते हैं कि बाह्य क्या होता है। ठीक, जब इसमें कहते हैं कि जब बाह्य इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क होता है, तब उस संपर्क को हम लोग बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, मतलब बाहरी रूप से संपर्क जैसे होता है। अब बाहरी रूप से संपर्क के लिए मैंने बताया था ज्ञानेंद्रियों के प्रकार, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब संपर्क हो, क्या हो? जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से
जब संपर्क, वस्तु का संपर्क जो है, वस्तुओं को जानने के लिए जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो आपका बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। मतलब सिंस देयर आर 5 टाइप ऑफ एक्सटर्नल सेंस, ठीक, एक्सटर्नल सेंस आपके होते हैं। एक्सटर्नल सेंसेस कितने हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। 5 कौन से होते हैं? ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन से होते हैं? अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग का क्या क्या होता है आपका? जीभ, आँख, नाक, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आँख, आँख के बाद क्या आता है? हाँ, कान आएगा। कान के बाद क्या आएगा? नाक आएगा। नाक के बाद क्या आएगा? जीभ आएगी। जीभ के बाद आपकी क्या आएगी? त्वचा आएगी। अब इसको अंग्रेजी में अगर बात करेंगे, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? आईज आएगी, ईयर्स आएगा आपका, ठीक है, आईज आएगी, ईयर्स आएगा, फिर आपका नोज आएगा। नोज आएगा, नोज के बाद फिर आपकी क्या आएगी? टंग आएगा आपका। ये डेफिनेशन यही तो है, जब हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, ठीक, तो यही है आपका कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है आपकी? आंख होती। जब कभी भी किसी भी चीज को आप बताओगे, सब लोग तो ऊपर नीचे दाएं बाएं बताना शुरू कर देंगे, लेकिन एक अच्छा जो है स्टूडेंट कौन होता है? जो हमेशा लॉजिकल वे में बोलता हो। आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में सब लोगों ने इंद्रियों की परिभाषाएं बताई, इंद्रियों को 5 बताए। किसी ने त्वचा से स्टार्ट किया, किसी ने नाक से स्टार्ट किया, किसी ने जो है कान से स्टार्ट किया, किसी ने जीभ से स्टार्ट किया। ये क्रम नहीं है। जो व्यक्ति समझदार होगा वो अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा कि जब हम शुरू अगर ऊपर से कर रहे हैं तो हम ऊपर से बताएंगे, यदि हम नीचे से कर रहे हैं तो हम नीचे से बताएंगे, बीच से नहीं बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी में देखते हैं। सबसे पहले हमारी आई आती है, आंख आता है, आंख के बाद फिर हमारा कान आता है, फिर नाक आता है, फिर हमारी जीभ आती है, फिर हमारी त्वचा आती है, ठीक। तो ये पॉइंट्स इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना कि क्यों मैंने इसको क्रम से लिखने को बोला है आपके लिए। क्लियर पॉइंट? बताएं। जी सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि लॉजिकल वे में हम लोगों को डिस्कस करना है, बात करना है। चलिए, अब इसमें अब क्या होता है, चलो एक एक बाई अब इसको जो है वहां पर इसको जो है इसमें जो है 5 नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले आप एग्जाम में देखोगे तो इसको बोलते हैं चाक्षुष। देखिएगा, ये चाक्षुष होता है, चाक्षुष प्रमाण होता है, ठीक है, चाक्षुष प्रमाण होता है। दूसरा इसको बोला है आंख के लिए, तो दूसरा आपका क्या बोला है आपका? तो ये बाएं वाले नहीं है ना? क्या? बाएं वाले नहीं है ना? हाँ, ये बाएं बाएं वाले ही वाले का बता ही रहे है। हैं। अब इसको जो है बताएंगे, आंख, चाक्षुष जो है आंख होता है ना, चाक्षुष होता है ये, ठीक है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे। नंबर 2 पे जो आपका आता है, नंबर 2 पे आपका आता है स्रोत। क्या आता है? स्रोत। किससे होता है? कान से सुनने का होता है स्रोत, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे। नंबर 3 पे आपका नाक आता है। नाक को घ्राणज कहते हैं। घ्राणज, घ्राणज में ये जो है नाक से जो भी चीजें आप स्मेल करके सुनते हो ना, नाक होती है। नाक का सर दोबारा बताना। घ्राणज, घ्राणज होता है, ठीक है। नंबर 4 पे आपका क्या आता है? नंबर 4 पे रासन या रासा जाता है। नीचे हो रहा क्या था? जिसमें होती है जीभ, ठीक। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे। नंबर 5 पे आपका क्या आएगा? नंबर 5 पे आपका क्या आएगा? स्पर्श।
स्पर्श में त्वचा। ठीक, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं विजुअल, विजुअल होता है। और स्रोत को हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी होती है। घ्राणज को हम लोग क्या बोलते हैं, घ्राणज को ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं रासज को हम लोग टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट, टेस्ट बोलते हैं। स्पर्श जो जो होता है, अब इसको बोलते हैं त्वचा, तो इसको बोलते हैं टेक्टुअल। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपने ये चीजें देखी, इसके बाद इसमें कहते हैं अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए आंख की क्वालिटी क्या है, आंख का गुण क्या है, देखना। आंख का गुण क्या है, देखना, विजुअल। इसीलिए इसको चाक्षुष जो है बोला गया है। याद रखिए एग्जाम में जब कभी आएगा कि आंखों से देखकर जब हम किसी भी चीज को समझते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका विजुअल कहलाता है, चाक्षुष कहलाता है आपका। एग्जाम में ऐसे ही आपका आ जाएगा कि एक व्यक्ति जो है किसी विषय को अपनी आंखों से देखकर बताता है, तो ये कि प्रत्यक्ष प्रमाण में किस प्रकार का होगा, तो ये आपको एग्जाम्पल देंगे और आपको बताना होगा। तो चाक्षुष, जब कभी हम आंखों से देखकर किसी भी चीज को आभास करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज थी। जैसे मान लो आप घूमने गए, आप आगरा घूमने गए, जयपुर घूमने गए और आंखों सब कुछ देख कर आए और यहाँ पर आकर बता रहे हो कि मेरे आंखों देखी बात है ये सब चीजें। कोई घटना होती है, उस घटना को आप बताते हो कि मैंने अपनी आंखों से उस घटना को होते हुए देखा है, तो ये क्या है, आपका विजुअल चीजें हैं, चाक्षुष प्रमाण के अंतर्गत आएगा। अब कोई आप कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हारी वो बुराई कर रहा था, देखा होगा आपने ना, ऐसी बातें होती कि मैंने अपने कानों से सुना है। जब कानों से सुना हो तो वो भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहलाता है। तो इसको हम स्रोत बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑडिटरी बोलते हैं हम लोग। कहते हैं कि विच इज हियर्ड बाय द ईयर्स, मतलब अब जो कानों से सुनकर होता है, इसको आप एक एक लाइन में लिख लेंगे। जो आंखों से देखकर होता है उसे चाक्षुष कहते हैं, जो कानों से सुनकर होता है उसे आप जो है ऑडिटरी या स्रोत कहते हैं। और इसमें नाक, जिसको हम घ्राणज बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, इसमें लिखेंगे जो नाक से सूंघ कर होता है उसे हम घ्राणज या ऑल्फैक्टरी कहते हैं, ठीक है। सर सर एक बार रिपीट कर देना पूरी चीजें, जो फोन आ गया था मेरा तो मैं सुन नहीं पाई। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो आंखों से देख कर होता है उसे चाक्षुष कहते हैं, जो कानों से सुनकर होता है उसे स्रोत कहते हैं, जो नाक से सूंघ कर होता है उसे घ्राणज कहते हैं, जो जीभ से चख कर होता है उसे रासज कहते हैं, और जो त्वचा से मतलब जो इस त्वचा से छू कर या हम अब महसूस करते हैं वो स्पर्श आपका कहलाता है। आप एक पॉइंट और भी देख रहे होंगे, ये सब इनकी गुण है। आंख का गुण है क्या, देखना। कान का गुण क्या है, सुनना। नाक का गुण क्या है, सूंघना। और जीभ का गुण क्या है, रस का स्वाद लेना, ठीक है। और त्वचा का गुण क्या है, स्पर्श। तो ये सब इसकी क्वालिटीज लिखी है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा टफ नहीं है। बस ये कि इन वर्डों को याद रखना है। अगर आप इसको नहीं याद रख पाओगे तो आप भूल जाओगे। अगर आपको दे दिया घ्राणज, अब घ्राणज बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे कि घ्राणज होता क्या चीज है, ठीक है। घ्राणज के बारे में लोग जानते ही नहीं है कि होता क्या चीज है, तो आप कैसे उसको बता पाओगे। तो इसलिए इस घ्राणज को नाक से आपको याद रखना होगा, ठीक। रासज या रासन, तो रासज में रस जिसका मिले हमें, जिसकी हमें अनुभूति खाए। अब कोई गूंगा है, गूंगा मीठा खाने के बाद क्या बोल सकता है क्या कि उसका रस कैसा है, वो तो अनुभूति कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो जीभ का मतलब होता है किसी भी चीज का स्वाद लेना है आपका। क्लियर है पॉइंट, बताइए, चले आगे। जी सर। ठीक, अब जैसे इसको और डिफाइन करें कि इसका हो गया, बताओ कि और डिफाइन करें जैसे।
की हो, इसमें कंप्लीट हो जाएगा ये नहीं, या हम इसमें बता देते हैं एक एक एग्जांपल, जैसे एग्जाम में अगर आ सकता है तो आप बता सको। जैसे टेबल लाल है, जब टेबल लाल है इसका ज्ञान कैसे होगा हमें? आप छूकर देखोगे क्या लाल कलर को? आंखों से। आंखों से। तो जब कभी आ जाए टेबल लाल है तो वो कौन से प्रमाण के अंतर्गत आएगा, ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको लिखना है, चाक्षुष प्रमाण के अंतर्गत आएगा। अब कोई कहे कि घंटी की आवाज जो है सुनाई दे रही है, बच्चे जो है स्कूल में बैठे रहते हैं और घंटी की आवाज सुनते ही वो समझ जाते हैं कि छुट्टी की बेल लगी है, कि पीरियड चेंज होने की बेल लगी है, कि लंच होने वाली बेल लगी है। ये बेल की आवाज से ही हमें पता चल जाता है ना सब चीजें। हाँ सर। आप लोग देखते होंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में एक बेल होती है, प्यून को बुलाना हुआ, बेल को दबाया और प्यून जो है आ जाता है। तो ये भी क्या है, घंटी की आवाज भी एक तरीके का स्रोत प्रमाण है, प्रत्यय जिसको हम कान से सुनकर करते हैं हम लोग। क्लियर पॉइंट। फिर इसके बाद आता है, जैसे आपसे एग्जाम्पल दिएगा एग्जाम में कि फूल की खुशबू का ज्ञान हमें किस प्रमाण के द्वारा होता है, फूल की खुशबू का ज्ञान हमें किस प्रमाण के द्वारा होता है, आप बताओ किस में होता है, किस प्रमाण के द्वारा होता है इसका? ग्रहण। घ्राणज, मतलब नाक के द्वारा होता है। तो इस उदाहरण को भी आप लोग लिख लेंगे। फिर होता है मिठाई के मीठा होने का ज्ञान हमें किस प्रमाण के द्वारा होता है, मिठाई के मीठा होने का प्रमाण हमें किसके द्वारा होता है, तो जीभ के द्वारा होता है हमारा। ठीक, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। फिर कहते हैं किसी वस्तु को स्पर्श कर, मतलब किसी वस्तु को छूकर उसके कड़ापन अथवा मुलायम होने का जब हमें ज्ञान होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, टेक्टुअल परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष स्पर्श प्रत्यक्ष कहते हैं हम लोग। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक, तो ये एग्जाम में जैसे आपको आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग, अभी तो बहुत सरल लग रहा है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो दिमाग घूम जाता है, इसलिए कुछ वर्ड है उसको आप लोग क्या करोगे, जहां पर भी आप बैठते हो पढ़ने लिखने, जो टफ वर्ड होते हैं उनको आप वहां पर चस्पा कर लो, चिपका लो। एक स्टिकर टाइप का आता है मार्केट में, उसमें लिख कर आप अपने बोर्ड पर चिपका देंगे या अपने दीवार पे चिपका देंगे, तो आपकी दीवार भी खराब नहीं होगी और वो आपका काम करेगा आपका। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग करते हैं मानस या आंतरिक की बात करते हैं। मानस प्रत्यक्ष क्या होता है या आंतरिक प्रत्यक्ष क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इसको इंटरनल बोलते हैं। कहते हैं कि मन को न्याय दर्शन में एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। कैसा माना गया? आंतरिक, इंटरनल आपका परसेप्शन माना गया। यहाँ पे लिखना आंतरिक मानस, मानस का मतलब होता है मन। ठीक, मानस का मतलब होता है मन, मतलब मन के द्वारा जो जो प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है। आप लिख लेंगे कि मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। द नॉलेज ऑफ द परसेप्शन थॉट द माइंड इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, जबकि मन एक ज्ञानेंद्रिय है। मन क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, फिर भी वह बाह्य ज्ञानेंद्रियों से भिन्न है। All thought the mind is a sense organ, it is the different from the external senses। ठीक, बाह्य ज्ञानेंद्रियां जो है पंचभूतों से निर्मित होने के कारण अनित्य होती है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं पंच तत्वों से या पंचभूतों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए अनित्य है। जिसका जो है कोई भी नहीं, कहते हैं द एक्सटर्नल सेंसेस आर external senses are external because they are made up of 5 element, मतलब 5 तत्वों से मिले हुए हैं, इसलिए ये अनित्य है, इसको अलग नहीं किया जाता। लेकिन मन जो है परमाणु या निर्मित निर के होने के फलस्वरूप नित्य है। मतलब जो है ये आपका, याद रखिए, ये आपका अनित्य है और ये आपका नित्य है।
अब नित्य और अनित्य की बात क्या होती है? अनित्य में चीजें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है, दोनों चीजें, मतलब ये अनित्य का मतलब होता है जो बदल सकता हो। अनित्य का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन की चीजें रहे। नित्य का मतलब होता है स्थायी, स्थिर होना। ठीक है ना? मन में अगर आपको याद है कि आपके मन में कोई बात बैठ गई तो वो कभी जिंदगी में आप उसको भूल नहीं सकते हैं। देखा होगा कोरोना के टाइम जीभ का स्वाद चला गया था। चला गया था कि नहीं चला गया था? तो वही आपका क्या है? अनित्य है आपका। ठीक। और नित्य में क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, मन से कोई भी चीज जाती नहीं है आपकी। अब इसमें आखिर जब इतनी बातें कर रहे तो इसके अंदर आएगा क्या चीज? ये भी चीज है। अब आपको देखो, अब इसमें अगर हम कहें कि सुख है, खुशी है, तो किसी खुश जो है, अगर आप खुशी है आपके अंदर, तो आप कौन सी इंद्रिय के माध्यम से उसका बताएंगे कि हमें खुशी है? बताओ। मन के द्वारा होता है। कहते नहीं, जब कोई व्यक्ति बहुत उदास होता है तो उसका चेहरा उतरा होता है, तो कहते नहीं यार तुम्हारा मन बड़ा उदास लग रहा है। ये नहीं बोलते कि आप उदास हो, आज बोलते कि मन तुम्हारा आज बड़ा उदास लग रहा है, या खुश होते अरे आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? तो ये मन से होता है, अंतर आत्मा से होता है, अंदर से। किसी से राग है, द्वेष है, मतलब किसी से जलन है आपको, या किसी से प्रेम है, तो ये सब चीजें आप किसी भी चीज से, कोई भी ऐसा, कोई भी ज्ञानेंद्रिय, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप नहीं बता सकते हो। ना तो आप आंख से बता सकते हो, ना कान से बता सकते हो, ना तो आप स्पर्श से बता सकते हो, ना त्वचा से, इन सब चीजों से नहीं बता सकते हो। आप केवल उसमें सुख दुख, इच्छा, प्रयत्न, प्रयास, इन सब चीजों को बताने के लिए आपको मन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? मन जो रहता है आपका, हैप्पीनेस रहता है तो आप अच्छे तरीके से काम करते हो। मन हैप्पीनेस नहीं रहता है तो आप अच्छे तरीके से नहीं काम। इसको आंतरिक इसलिए कहा गया है कि ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मन करता है आपका। ठीक है ना? कौन करता है? मन करता है आपका कंट्रोल करने का काम। क्लियर है पॉइंट? हम लोग इसके अभी ये देखिए, अब इसके लौकिक प्रमाण के, लौकिक प्रत्यक्ष के जितने थे सब पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम लोग इसके जो है क्या कौन से पार्ट थे अलौकिक वाले? अब इसके दूसरे पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरे तरीके से जो इसको डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है ना? दूसरे तरीके से जो डिवाइडेशन किया गया उसको भी हम लोग जान लेते हैं। करेंगे जो लौकिक प्रमाण होता है, लौकिक प्रत्यक्ष होता है, उसको हम एक अन्य तरीके से, दूसरे तरीके से इसका डिवाइडेशन किया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले एक आता है निर्विकल्पक। ठीक? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है आपका। ठीक? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी आप लोगों को याद रखना है कि अगर एग्जाम में अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश से समझ लोगे। इनडिटर्मिनेट परसेप्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, यह प्रत्यक्ष का विभाजन जो है एक दूसरे दृष्टिकोण से किया गया है, जिसमें निर्विकल्पक सविकल्पक के रूप में हम लोग देखेंगे, प्रतिविज्ञा के रूप में। जिसमें सबसे पहला पॉइंट इनडिटर्मिनेट परसेप्शन है। तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जिसमें वस्तुओं के अस्तित्व का आभास होता है। लिखेंगे, लिखिए, जिसमें वस्तु के, मतलब कह सकते हैं कि एंड इनडिटर्मिनेट इज ए परसेप्शन दैट हैज द इंप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इंप्रेशन ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु का जो हमें आभास होता है अस्तित्व का, कि क्या ये वस्तु है कि नहीं है। मतलब इसको कैसे कहते हैं? कह सकते हैं कि हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं होता है। जब हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं होता है तब वस्तुतः वह जो प्रत्यक्ष की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निर्विकल्पक कहते हैं। कहते हैं वी डू नॉट नाउ द स्पेसिफिक
प्रॉपर्टीज द ऑब्जेक्ट। जब हमें वस्तुओं के विशेष गुण का ज्ञान नहीं होता है तब हमें उसकी प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। जब कहते हैं मान लो कोई एक पार्ट है इतना बड़ा, अब हमें ऊपर की चीज मतलब नीचे की चीजें अगर नहीं पता है हमें यहाँ की, तो हमें कम से कम ऊपर की चीजें जब पता हो तो वही आपका क्या होता है, वही आपकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है वही आपका निर्विकल्पक होता है आपका। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि हम वस्तु का प्रत्यक्ष तो नहीं कर पाते हैं लेकिन समझ भी नहीं पाते, मतलब उसमें कहते हैं कि समझ नहीं पाते कि वस्तु क्या है। जैसे किसी वस्तु के बारे में है, कोई वस्तु को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल एक ये है कि जैसे हमने दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखा। अब किसी व्यक्ति को हमने दूर से आते हुए देखा पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन आ रहा है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि अस्तित्व का आभास तो होता है, मतलब वहां पे ये लग तो रहा है कि दूर से कि कोई आ रहा है, लेकिन इसका आभास नहीं होता है कि कौन आ रहा है। तो ये किस प्रकार के परसेप्शन में जाएगा, ये निर्विकल्पक परसेप्शन में जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। पहला उदाहरण लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा किसी को दूर से आते देखते हैं तो यह नहीं समझ में आता कि कौन आ रहा है, तो यह नहीं समझ में आता कि कौन आ रहा है, तो उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब धुंधली धुंधली चीजें जब दिखाई दें आपको तो वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जैसे एग्जाम में एक बार आपके क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि ए राम जो है चारपाई पर से सोकर उठता है। ठीक, राम जो है चारपाई से सोकर उठता है, उसी समय उसके पास रखे टेबल पर रखे हुए सेब का उसे सिर्फ आभास मात्र होता है। जैसे टेबल पर सेब रखा है लेकिन केवल उसको आभास होता है, धुंधला धुंध। जब कभी आप नींद से उठो तो आपको चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती, कुछ देर बाद दिखाई देती है, तो वही आपका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक, तो एग्जाम में आएगा कि मान लीजिए हम चारपाई पर से सोकर उठते हैं, उसी समय टेबल पर रखे हुए सेब का हमें सिर्फ आभास मात्र होता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है आपका। ठीक, जबकि अब इसका अंदाजा कैसे लगाओगे, जब मान लो कि इसका कैसे कहते हैं कि टेबल पे रखा हुआ कोई जो चीज है गोल गोल है, थोड़ी सी थोड़ा उसका आकार बदला हुआ, तो आपने उसका आभास लगाया ना, आपने आभास किया, मतलब आपने आभास इन द सेंस कि आपने तर्क लगाया उसको कि हो सकता है कि ये वही होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो यही जो है निर्विकल्पक का जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण एग्जाम में यही दो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अब जैसे और है कि कल हमारा छोटा भाई हमें जगा रहा था, उसी समय कुछ क्षणों बाद वह अपने भाई को नहीं पहचान पाता। जैसे मान लो कल जो उसका भाई उसको जगा रहा था लेकिन कुछ समय बाद उसको वो अपने भाई को नहीं पहचान पा रहा है, या हम कह सकते हैं कि हम अपने छोटे भाई या उसके आसपास की चीजों को धुंधला धुंधला आभास करते हैं। जब कभी हमारे आंखों के सामने कोई चीज हो धुंधला धुंधला आभास, मतलब हमें पता तो चल रहा है कि वो चीज हमारे सामने है लेकिन 100% नहीं कह पा रहे हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका निर्विकल्पक कहलाता है इसमें। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि इसमें निर्विकल्पक में सत्यता और असत्यता का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इसमें आभास होता है, सही गलत की बात नहीं होती ना, इसमें सत्ता और असत्यता की बात इसमें नहीं फंसती है, केवल अभिव्यक्ति की बात होती है, आभास मात्र की बात होती है। ठीक है, चलिए ये निर्विकल्पक था। अब हम लोग सविकल्पक की बात करेंगे। सत्यता और असत्यता की बात होती है नहीं होती है सर? नहीं होती है।
इसकी बात नहीं होती है। अब दूसरा पॉइंट होता है सविकल्पक। सविकल्पक, ठीक, सविकल्पक क्या होता है? सविकल्पक प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट परसेप्शन, ठीक। डिटर्मिनेट परसेप्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब उसमें हमने देखा कि कोई भी चीज हमें वस्तु दूर से या कोई भी चीज दिखाई देती है लेकिन धुंधली धुंधली दिखाई देती, स्पष्ट नहीं होता है वो आपका, ठीक। अब सविकल्पक में क्या होता है? सविकल्पक में कहते हैं कि सविकल्पक में किसी भी वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान होता है, ठीक है। मतलब इसमें कह सकते हो कि इसमें निश्चित और स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। लिखेंगे इसमें किसी भी वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान होता है, ठीक है। स्पष्ट ज्ञान होता है। यहाँ पर कहते हैं डिटर्मिनेट परसेप्शन कंसिस्ट नॉट, जो है इसमें कहते हैं कि इन कंट्रास्ट डिटर्मिनेट परसेप्शन इज द डिफाइंड एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें निश्चित और स्पष्ट ज्ञान की बात कहता है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इनडिटर्मिनेट में क्या निश्चित और स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे बताएंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे जब हम कुर्सी को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जब हम कुर्सी को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सविकल्पक प्रत्यक्ष की। सविकल्पक प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल हम लोग लेने चाह रहे थे। देखेंगे जब हम कुर्सी को देखते हैं तो हमें सिर्फ कुर्सी के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि कुर्सी से जुड़े जितने भी गुण होते हैं उनके गुणों का भी ज्ञान होता है। जैसे, ठीक है। अब उसी में कहते हैं, इसमें कहते हैं कि वस्तु के आकार के साथ साथ उस वस्तु के प्रकार का भी ज्ञान होता है। मतलब कोई वस्तु है, उसका आकार तो हमें पता है, उसकी बात तो पता है, उसके साथ साथ उसके अन्य गुण जो है उसको भी हमें पता रहता है, ठीक। इसमें जो है कह सकते हैं जो सविकल्पक है ये निर्णयात्मक होता है, ठीक। निर्णयात्मक ज्ञान होता है। मतलब फाइनल जो आपका फाइनल नॉलेज होता है, जजमेंटल जो नॉलेज होता है, इसी के अंतर्गत आता है। सविकल्पक में जजमेंटल नॉलेज आता है आपका, ठीक। ये पॉइंट को भी आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। और इसमें सत्यता और असत्यता दोनों का प्रश्न उठता है, इसमें नहीं उठता है। इसमें लिखेंगे इसमें सत्यता और असत्यता दोनों का प्रश्न उठता है, ठीक। दोनों का प्रश्न उठता है। देखो दोनों में डिफरेंसेस बता रही है, इसमें सत्यता और असत्यता की बात नहीं उठती है, इसमें सत्यता और असत्यता की बात उठती है। ये निश्चित और अनिश्चित, जो अनिश्चित और स्पष्ट नहीं होता है, जबकि निश्चित और स्पष्ट ये आपका होता है आपका, ठीक। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सर? क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, नहीं तो कंफ्यूजन रहता। अब जैसे निर्विकल्पक और सविकल्पक में एक और मतलब पॉइंट बता सकते हैं, जैसे संवेदना, ठीक। संवेदना होती है आपकी, सेंसेशन, जिसको बोलते हैं सेंसेशन बोलते हैं,
ठीक, सेंसेशन, संवेदनाओं में क्या होता है, हमारे अंदर वो चीजें हमारे अंदर वो चीजें हो तो रही हैं, लेकिन हम किसी को वो चीज बता नहीं सकते हैं। कहते नहीं है कि मेरा रिजल्ट आया, तो हमारे अंदर कितनी खुशी हो रही है, हम किसी को ये चीज बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस रिजल्ट को पाने के लिए हमने दिन रात मेहनत किया है, एक एक पल जो है संजोया है, लोगों के साथ हम लोगों ने कोई भी प्रोग्राम, कोई फेस्टिवल नहीं एंजॉय किया है, बल्कि अपने रिजल्ट को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो ये एक प्रकार की संवेदना होती है, एक प्रकार की खुशी होती है जो उस मोमेंट पे मिलती है, लेकिन हम होती तो है, लेकिन किसी को हम बता नहीं सकते हैं। तो ये निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक का मतलब जो चीज हमें है तो फील तो है, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो वही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। और वही प्रत्यक्षीकरण जो होता है, परसेप्शन, प्रत्यक्ष, इसके अंदर का आपका प्रत्यक्षीकरण आता है। आपका ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये वर्ड अगर एग्जाम में आएगा तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जिसको आप अच्छे तरीके से बता सको, समझा सको। ठीक है, ये इतने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं, अब इतना हो गया पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके आगे लास्ट पॉइंट बात करते हैं प्रतिभिज्ञा की। प्रतिभिज्ञा, इसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। रिकॉग्निशन क्या होता है ये? इसमें जो है, इसको जो है अगर हम देखते हैं तो कुछ विद्वानों ने सविकल्पक प्रत्यक्ष का एक विशेष रूप जो है, विशेष रूप को ही प्रतिभिज्ञा कहा है। सविकल्पक रूप को मतलब कहते हैं, सम स्कॉलर्स हैव कॉल्ड रिकॉग्निशन ए स्पेशल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेट परसेप्शन। मतलब कुछ लोग जो है इसको जो है प्रतिभिज्ञा को सविकल्पक का एक भाग मानते हैं, जबकि प्रतिभिज्ञा का अर्थ क्या होता है? प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है पहचानना। ठीक, क्या होता है इसका? इसका अर्थ होता है पहचानना, मतलब रिकॉग्नाइज करना। मतलब रिकॉग्निशन मीन्स टू रिकॉग्नाइज। ठीक है ना, पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें कहते हैं कि जब कभी कोई हम भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में पुनः देखने पर यदि हम पहचान जाते हैं तो वो प्रतिभिज्ञा कहलाती है। ठीक है ना, पुराने समय में मान लो, पुराने इन द सेंस कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले कोई भी वस्तु देखी थी और वो चीज हमारे सामने आए, तो हम उसको कहते हैं कि मुझे वो चीज, पहले मुझे इस चीज का ज्ञान है, तो हम उस चीज को पहचान लेते हैं। मान लो इसका एग्जांपल क्या दें? इसका एग्जांपल एक दे सकते हैं, जैसे आप अभी कोई मूवी देखने जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, एक व्यक्ति मूवी देखने गए, अब मूवी देखने के लिए गए और अचानक से कोई आपको मिल गया, कोई व्यक्ति आपको अचानक से मिल जाए, एक भेंट हो जाए उससे, तो आप क्या कहोगे? पुराने समय में कहीं ना कहीं उसको देखा था, लेकिन वो सिनेमा हॉल में दिख गया। जब वो सिनेमा हॉल में दिख गया तो आप क्या कहोगे कि हाँ, इस व्यक्ति को हम जानते हैं। क्लियर, ये पॉइंट हो सकता है। या और एग्जांपल में हम लेंगे तो और एग्जांपल कह सकते हैं कि उसी जो हाल में आपने जिस व्यक्ति को देखा था 2 साल पहले जो है आपने उससे कहीं ना कहीं मुलाकात की थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने उससे मुलाकात की थी, तो यही आपका प्रतिभिज्ञा कहलाता है। सर इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे? ये तो बता दिया जिसका अर्थ। कि आप जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ साथ जा रहे हो और आप कह देते हो कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने 1-2 साल पहले वहां पर कैंटीन में देखा था। कहते हो ना, जब कभी कोई प्रोग्राम या कुछ भी होता है तो आप कहते हो, तो ये प्रतिभिज्ञा का मतलब लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी वस्तु को या किसी को भी भूतकाल में देखी हुई चीज को वर्तमान काल में देखते हैं और उसे पहचान जाते हैं, तो वो प्रतिभिज्ञा कहलाती है। अब जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया कि आप सिनेमा हॉल में गए और वहां पर आपसे किसी की भेंट हुई, आप जिसके साथ गए थे आप उससे कह रहे हैं इस व्यक्ति को मैंने 2 साल पहले वहां पर देखा था। ठीक है ना, तो इसमें लिख सकते हैं कि पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को लिखेंगे, पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को प्रत्यक्ष करके पुनः पहचान लेना ही आपका प्रतिभिज्ञा कहलाता है आपका। ठीक, अब इसे संस्कार भी कह सकते हैं कि आप
घर अपने घर में जाके जितने भी संस्कार सीखे हैं, आप जब दूसरे घर में जाते हो उसी तरीके का आचरण करते हो, तो ये प्रतिभिज्ञा ही आपकी कहलाएगी आपकी। ठीक है ना? आपने अपने घर में मान लो अब आपके घर में कोई समस्या थी, उस समस्या को जिस तरीके से आपने हैंडल किया है और आप दूसरे घर में भी जाते हो और उस समस्या आपके सामने वैसी ही समस्या आती है, तो आप उसको हैंडल कर ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यही आपका प्रतिभिज्ञा कहलाता है आपका। क्लियर पॉइंट? बताइए। क्लियर है। ठीक, क्लियर तो है सर। हाँ ठीक है। तो आज पूरी चीजें क्लियर हुई हम लोगों को। हम लोगों ने जितने पॉइंट डिस्कस किए थे, बताइए सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है। अलौकिक वाला तो ऑर्डिनरी वाला तो क्लियर हो कल गया सर। बताएंगे, और अलौकिक वाला कल बताएंगे ना। लौकिक वाला आज मैंने पूरा जी बताया, लौकिक वाला पूरा समझ में आ गया। बाह्य बताया, आंतरिक बताया, और आपको मैंने क्या बताया, बाह्य लौकिक के अलावा बाह्य बताया, लौकिक बताया, निर्विकल्पक बताया, मैंने सविकल्पक बताया और प्रतिविज्ञा बताया। मैंने 5 पॉइंट आज आप लोग को डिस्कस किए हैं, ठीक है, विथ एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो कल की डेट में जब हम लोग मिलेंगे तो आशा करते हैं कि आप इन पांचों को मुझे सबसे पहले 15 मिनट के अंदर बता ले जाएंगे, फिर इसके बाद आगे की क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, जी चलिए, जी सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, जय हिंद सभी को।